हेलो दोस्तों। जीके बाई पवन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी जो है वो रहेगी नदियों से रिलेटेड। इस क्लास के अंदर भारत और विश्व की जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और ये चार जो मैं पार्ट बनाऊंगा उसमें से तीन थ्योरी का रहेगा और जो चौथा पार्ट होगा उसके अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवर, भाई नदियाँ होती क्या है, नदियों का निर्माण कैसे होता है। तो नदियों का उद्गम ग्लेशियर या वर्षा से होता है। तो यहाँ पे शब्द आया है ग्लेशियर। अब दोस्तों ग्लेशियर क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमती है उस जमे हुए हिस्से को ग्लेशियर कहते हैं। यह वर्षा से होता है। भारत में नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। जब किसी हिस्से पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है तो ये बर्फ धीरे धीरे पिघल जाती है और इसका पानी बन जाता है और वो पानी आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जब वर्षा आती है तब इसमें पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है दोस्तों। इसी से नदियों का निर्माण होता है। अब भारत की जो नदियां हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक जो है हिस्सा उसको कहते हैं हिमालय की नदियां, दूसरे हिस्से को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दोनों को हम मैप के माध्यम से समझेंगे, भाई इनको हिमालय की नदियां क्यों कहते हैं और प्रायद्वीपीय नदियां क्यों कहते हैं। तो आगे चलते हैं। हिमालय नदियां कौन सी है, ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं और ग्लेशियर से पानी लेकर बहती हैं। इनके बहने की गति तीव्र होती है और ये वर्ष भर बहती रहती हैं। देखिए दोस्तों, जो अपना भारत है उसका जो उत्तर नॉर्थ साइड है वहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत, और वहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो हिमालय की नदियाँ कहलाती है। ये तीव्र गति से बहती हैं और ये वर्ष भर चलती रहती है। ये नदियाँ गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। ये नदियां अपने साथ सर्वाधिक निक्षेप लेकर आती हैं, इसलिए ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। आपके एग्जाम में पूछ लेंगे कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, तो आपको पता होना चाहिए हिमालय की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियां। इन नदियों का उद्गम वर्षा के पानी से होता है। ये नदियाँ वर्षा के अभाव में सूख जाती हैं। इनके बहने की गति धीमी होती है। ये नदियाँ एस्चुरी या हिंदी में हम बोल सकते हैं जवारनंद मूर का निर्माण करती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सी नदियों के बहने की गति धीमी होती है या कौन सी नदियां एस्चुरी या जवारनंद मूर बनाती है। तो प्रायद्वीपीय नदियां। अब मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये है क्या। जैसे देखिए यहाँ पे एक अपना ये छोटा सा मैप है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तर की साइड में एक बहुत ही ऊंचा लंबा चौड़ा पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत के ऊपर अपने बर्फ जमती है और जो बर्फ गिरेगी वो समय के साथ साथ पिघल जाएगी। इसलिए इस हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है और मोस्टली नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इन नदियों को हिमालय की नदियाँ कहते हैं। अब विशेषता क्या है, ये नदियाँ एक तो ग्लेशियर से बनती है क्योंकि बर्फ खत्म हो नहीं होती, कभी भी बर्फ रहती है तो इनमें पानी हमेशा चलता रहेगा। बारिश आ जाएगा तो इसका जो स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये नदियाँ वर्ष भर चलती है। आपसे पूछ लेंगे कौन सी नदियाँ कभी भी नहीं सूखती हैं या किन नदियों में पानी हमेशा चलता रहता है या सदाबहार नदियाँ कौन सी, हिमालय की नदियाँ। इन नदियों का पानी पर्वतों के ऊपर से बहुत ऊंचाई से गिरता है, इसलिए ये नदियाँ हमेशा गहरी घाटी बनाती है। आपसे पूछ सकते हैं कौन सी नदियाँ गहरी घाटी का निर्माण करती है। तो हिमालय की जो नदियाँ हैं वो गहरी घाटी का निर्माण करती है। या आपसे पूछ लें सबसे गहरी नदियाँ कौन सी है, तो ये नदियाँ सबसे गहरी नदियाँ हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो जब ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तब ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि डेल्टा होता क्या है। तो ये जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सारी की सारी नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये अपनी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में थोड़ी सी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब एक बेसिक सी बात देखिए, प्रायद्वीप कहते किसे हैं, पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके तीन तरफ पानी हो, जैसे इस साइड में देखो ये जो दक्षिण भारत है अपना, इसके तीन तरफ पानी है। भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके तीन तरफ पानी हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। मतलब इस क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे पहाड़ हैं लेकिन बर्फ नहीं गिरती है। यहाँ पे पहाड़ जरूर हैं बट बर्फ जो है वो नहीं गिरती है। अब बर्फ नहीं गिरेंगी तो ये नदियाँ वर्ष भर नहीं चलती हैं। तो सीधी सी बात है, ये नदियाँ जब यहाँ पे अच्छी बारिश होती है तो ये बारिश की वजह से ही चलती हैं। तो इनमें पानी कभार कभार आता है, ये सदाबहार नदियाँ नहीं है। आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी नदियाँ कभी कभार चलती है या कौन सी नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसे हम दक्षिणी नदियाँ भी कह सकते हैं। ये कभी कभार इनमें पानी आता है, जब बारिश होगी तब पानी आएगा
बारिश के बहाव में ये नदियाँ सूख जाती है। अब इनमें वर्षा का पानी आता है तो ये नदियाँ धीमी गति से चलती है। पूछ सकते हैं कौन सी नदियाँ धीमी गति से बहती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ ये धीमी गति से बहती हैं। जब ये धीमी गति से चलती हैं तो नीचे ये गहरी घाटी नहीं बनाती है, मतलब ये उथली घाटी का निर्माण करती है। पूछ सकते हैं कौन सी नदियाँ उथली घाटी का निर्माण करती है या कम गहरी घाटियाँ बनाती है? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ। जब ये नदियाँ इधर अरब सागर की तरफ गिरती हैं तब ये जवार नंद मूर का निर्माण करती है या इसे एस्चुरी बनाती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जवार नंद मूर या एस्चुरी क्या होता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पॉइंट पर चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब कुछ एक मुख्य तथ्य है, इन मुख्य तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ लेंगे, सिंधु जल समझौते का संबंध भारत और किस देश के बीच में? पाकिस्तान के बीच में। हुआ कब था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अब इस समझौते के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्या विशेषता थी समझौते की? तो इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब तीन नदियों पर 60% अधिकार दिया गया। तीन नदियां इंपॉर्टेंट है, तीनों नदियों को पता होना चाहिए। इसका 60% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 40% जो जल है वो भारत यूज करेगा। जबकि भारत को रावी, व्यास और सतलज, तीन नदियां रावी, व्यास और सतलज, इनका 60% जो जल है वो भारत को मिलेगा और 40% जल जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। ये था सिंधु जल समझौता जो 1960 के अंदर हुआ था। अब ये हुआ किस किस के बीच में था? यह समझौता भारतीय प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रतिनिधि आयूब खान के बीच में हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे सिंधु जल समझौता किन दो प्रतिनिधियों के बीच में हुआ? तो नेहरू और आयूब खान के बीच में हुआ था। आप थोड़ा मैप से समझते हैं कि ये किस प्रकार का समझौता है, क्या सब विशेषता इस समझौते की। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप एक बेसिक सा पॉइंट देखिए, ऊपर से इंडस नदी बह रही है, सिंधु नदी, उसके बाद में दूसरी जो नदी आ रही है वो है झेलम नदी, तीसरी नदी जो आ रही है वो आ रही है चिनाब नदी। ये जो तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीन नदियों का जो पानी है वो कौन यूज करेगा? वो पाकिस्तान यूज करेगा 60%। अब इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूं तो तीन नदियां इधर और है, जैसे आप देख सकते हो तीन नदियां जो नेक्स्ट है वो है रावी, इसके बाद में ये इधर से आ रही है ये सतलज और ये है व्यास नदी। तो ये तीन नदियां हैं, इनके ऊपर 60% जो अधिकार है वो भारत को मिला हुआ है। तो ये 6 नदियां हैं, 3 के ऊपर पाकिस्तान को अधिकार है और 3 नदियों के ऊपर भारत को अधिकार है। तो ये सिंधु जल समझौता जो 1960 के अंदर हुआ था। आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है भारत की राजकीय नदी गंगा नदी को घोषित किया गया। आपसे पूछ सकते हैं भारत की राजकीय नदी कौन सी है, देवताओं की नदी कौन सी है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ये नदी है गंगा नदी। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है। कुछ एक दोस्त कावेरी नदी को भी बताते हैं, जब कावेरी नदी पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा ये गोदावरी नदी को कहा जाता है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना थर्ड पॉइंट है, जिस स्थान पर नदी जन्म लेती है उस नदी का उद्गम स्थान कहा जाता है। और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जिस स्थान पर नदी का जन्म होता है वो स्थान क्या कहलाता है, तो वो नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जिस स्थान पर नदी सागर या किसी बड़ी झील में जाकर गिरती है उसे नदी का मुख या मुहाना कहते हैं। आपसे पूछ लेंगे जहां पर जाकर नदी समाप्त हो जाती है वो है उसका एंडिंग पॉइंट क्या कहलाता है, तो मुख या मुहाना कहलाता है। तो ये बेसिक से पॉइंट थे जो एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं वो है, जिस मार्ग से नदी की धारा गुजरती है उसे नदी घाटी कहा जाता है। जहां जहां से नदी गुजरेगी उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो घाटी कहलाएगा। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिस मार्ग से नदी गुजरती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उसे हम घाटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वह क्षेत्र जिसमें से होकर नदी बहती है और जल ग्रहण करती है नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कोई नदी है इस प्रकार से,
ये नदी बह रही है, साथ के साथ इसमें इधर से जल आकर मिल गया, इधर से जल आकर मिल गया, इधर से जल मिल गया, इधर से मिल गया, इधर से मिल गया। मतलब नदी बहते बहते अपने साथ अन्य क्षेत्रों से भी जल ग्रहण करती है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसे नदी का अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ये बेसिक सा पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित जोग्या गरसोपा जलप्रपात देश का सबसे ऊंचा झरना है या जलप्रपात है? तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग या गरसोपा। आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि इस जोग या गरसोपा जलप्रपात का आज के दिन नाम क्या है, वर्तमान में इस झरने को किस नाम से जानते हैं? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कभी भी पूछ ले देश का सबसे ऊंचा झरना किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। पूछ ले किस नदी के किनारे पे है? तो शरावती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में इस जलप्रपात को, देखिए ये आंसर यहीं पे आपका रिपीट हो गया है, तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि इसका जो नया नाम है वो हो गया है महात्मा गांधी जलप्रपात, इसका नया नाम हो गया है। तो आप कमेंट करके मुझे ये बताना कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? 2019 के अंदर जेईई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, दुनिया का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो आप मुझे ये बताओगे। आप अपनी गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं, भाई गंगा नदी की क्या विशेषता है, कहाँ से निकलती है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन गंगा नदी से पूछे जाते हैं। तो गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। मतलब गंगा नदी निकलती किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? काशी जिले से निकलती है। और किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री हिमानी, यहाँ से ये नदी निकलती है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेंगे कि गंगा नदी जहाँ से निकलती है उत्तराखंड के काशी जिले में से क्या कहा जाता है? तो इस नदी का नाम है भागीरथी नदी, इसे उत्तराखंड के अंदर कहा जाता है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। और टिहरी बांध अपने देश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। आपसे पूछ सकते हैं भी भागीरथी क्वेश्चन पूछ लेंगे, देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी के ऊपर। कितनी ऊंचाई है? 261 मीटर। दोस्तों फटाफट कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जब ये टिहरी बांध बनाया जा रहा था, जब ये सबसे ऊंचा टिहरी बांध बना रहा था, तब इस बांध का विरोध किसने किया था? फटाफट कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, फटाफट कीजिए, शाबाश। तो वेरी गुड। इसका जो निर्माण किया था उस दौरान विरोध करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इस व्यक्ति का नाम था जिसने इस बांध का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। मतलब पूछ लेंगे गंगा यमुना व सरस्वती आपस में कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद शहर के अंदर मिलती है। और इलाहाबाद शहर का नाम बदल के सरकार ने वर्तमान में कर दिया है प्रयागराज। अब आपको इलाहाबाद नाम का कोई शहर नहीं दिखेगा, आप जाओगे तब इसका नाम हो गया है प्रयागराज। यहाँ पर ये तीनों नदी आपस में मिलती है और यहीं पर इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है? तो इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो आप, ये गंगा नदी का चित्र है, बहुत ही सुंदर नदी है। बताते हैं कि प्राचीन काल में देवताओं ने इस नदी को हमारी जमीन पर उतारा था। जब जमीन के ऊपर नदी आने वाली थी, तब बताते हैं कि देवताओं ने कहा कि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा क्रैश हो जाएगा, तो क्या किया जाए, इसके लिए मीटिंग हुई। तब अपने एक भोले से देवता हैं शिव शंकर भोले, उन्होंने कहा था कि मैं अपना साइज जो है वो बढ़ा करके खड़ा हो जाऊंगा और आप गंगा नदी को मेरी जटाओं में उतार दो। तब देवताओं ने ये नदी जो है ये शिव भगवान की जटाओं में उतारी थी। तो जब भी आप शिव भगवान की फोटो देखोगे तब आपको शिव भगवान के सर में गंगा नदी दिखाई देगी। तो ये पवित्र नदी है अपनी, जिसे देवताओं की नदी या पवित्र नदी, सबसे लंबी नदी काफ़ी नामों से जाना जाता है। तो आप इसका चित्र देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे पर बसती है। यहीं पर महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है, जो पहले दुनिया का सबसे लंबा नदी सेतु था। वर्तमान में ये नहीं है, वर्तमान में एक सेतु और बन गया है, जो आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। तो आपसे पूछ सकते हैं बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे पर है? गंगा नदी के किनारे पर बसी हुआ है। और महात्मा गांधी सेतु किस शहर में? पटना में है। किस नदी के ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ सकते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी को ही पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपसे पूछ लेंगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। और इसी के साथ साथ ये भारत के अंदर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए दोस्तों, भारत में बहने वाली सबसे लंबी है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, बट ये भारत में नहीं है, चीन से बहकर आती है। ये नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब इसकी कुछ एक सहायक नदियाँ हैं, जैसे रामगंगा, सरयू, कोसी, सोन, गंडक, रिहंद, गोमती, घाघरा और महानदी गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, वो ट्रिक भी मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं, आप ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे वो ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है रामसर, रामसर, गंडका, ये एक देसी ट्रिक है। रामसर, गंडका, सूणो, घाघरो, कोसलियो, घाघरो, कोसलियो। तो ये एक ट्रिक है, इसे आप देख सकते हो। राम से हो जाएगी रामगंगा नदी, राम सर, सर से सरयू नदी, अयोध्या इसी नदी के किनारे पर है जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था। गंडका से है गंडक नदी, सूणो से सोन नदी, घाघरो से है घाघरा नदी, कोस से है कोसी नदी। तो ये गंगा की सारी सहायक नदियाँ हैं। और गंगा नदी निकलती कैसे है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अंदर, उत्तराखंड में ग्लेशियर बना हुआ है, गंगोत्री ग्लेशियर। इधर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। इधर से एक नदी और आती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। भागीरथी व अलकनंदा दो नदियाँ आपस में मिल जाती है। कहाँ पर, तो ये मिलती है देवप्रयाग शहर के अंदर, जो उत्तराखंड के अंदर ये देवप्रयाग। वहीं से एक नई नदी बनती है जिसका नाम है गंगा नदी। और गंगा नदी बहते हुए बांग्लादेश में जाकर इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। टोटल लंबाई है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। इस नदी की जो है वो लंबाई है। तो ये लंबाई भी आपको याद रखनी है। बहुत सारे शहर, जैसे मैं बात करूँ कानपुर, कानपुर शहर, इसके अलावा हरिद्वार शहर, हरिद्वार शहर ये गंगा नदी के किनारे पर है। इलाहाबाद शहर, इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे पर है। इसके बाद में वाराणसी शहर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव का पर्चा भरते हैं। पटना शहर, ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो नेक्स्ट जो नदी है अपनी वो है सोन नदी। ये सोन नदी का जो क्वेश्चन है, पिछली बार जो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट हरियाणा पुलिस, उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था कि कौन सी नदी गंगा के अंदर अपनी राइट साइड से आकर गिरती है। तो ये सोन नदी उसका आंसर था। सोन नदी की बात करें तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सोन नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पर ये पहाड़ी? मध्य प्रदेश के अंदर है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बहती है। जैसे अपना भारत है, जैसे मैं मैप के माध्यम से बात करूँगा, ये देखिए, ये जो अपना भारत है और ये इधर से गंगा नदी जाती है इस प्रकार से। तो सोन नदी इधर से निकलती है मध्य प्रदेश से, और यहाँ से निकलने के बाद गंगा नदी में चलती है। मतलब ये साउथ साइड है, दक्षिण साइड है, और दक्षिण साइड से ये नदी उत्तर साइड की ओर जाती है। मतलब अपने देश की एक ही नदी है सोन नदी, जो दक्षिण से निकलेगी और उत्तर की तरफ बहेगी। इधर बहने वाली एक ही नदी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। तो आपको याद रखना है कि यह एकमात्र नदी है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बहती है। यह गंगा की सहायक नदी है जो गंगा में दाईं ओर से आकर पटना शहर में मिल जाती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। पिछला जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम था उसमें यह पूछा था कि कौन सी नदी गंगा के अंदर दाईं ओर से आकर मिलती है, तो ये हो जाएगी सोन नदी। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम इतना ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये अपनी क्लास जो है वो लंबी हो जाएगी। तो इसके अलावा मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, थ्योरी का सेक्शन लेके आऊँगा, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहले से आ जाए। और शाम को जो अपनी लाइव क्लास आती है उसके अंदर भी आप ज़रूर आएँ,
ताकि आप लाइव इस क्लास को देख पाएँ। तो मिलेंगे दोस्तों एक अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।